डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी एकदम सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इजीली हो जाएगा। अभी देखो, बेप्स का एक एक्शन प्लान हम लोगों ने पढ़ा। क्या था बेप्स का एक एक्शन प्लान? कि भाई स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करिए हर कंट्री को। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर क्विकली हो जाए ना, तो अथॉरिटीज़ और टैक्स पेयर दोनों के लिए अच्छा होता है। ये टॉपिक पता है किन के लिए है? ये है आपके स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए यार। छोटे मोटे जो टैक्स पेयर्स होते हैं ना, जिनकी इनकम की एक सर्टेन लिमिट होती है, क्या लिमिट से सब कुछ बताऊंगा, उनके लिए यार इतना लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है, आप जब नॉर्मल कन्वेंशनल अपील में जाते हो ना, देखो कन्वेंशनल अपील में वो लोग भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डीआरसी में जाओगे तो कन्वेंशनल अपील में नहीं जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन पॉइंट क्या होता है ना, कन्वेंशनल अपील के अंदर सब जा रहे हैं, तो वहां पर क्या बॉटल नेक क्रिएट हो गया कैपेसिटी का। इसलिए स्मॉल एंड मीडियम के लिए ना हम लोगों ने एक अलग रास्ता खोल दिया। हम लोग बोला यार आप लोग टेंशन मत लो। इट इज़ लाइक ना कि आप एक मंदिर में जाते हो, तो यार आप मंदिर में जाते हो तो आप देखते हो ना अलग अलग लाइन है। एक है जनरल क्लास के लिए, लेकिन एक क्या होता है सीनियर सिटीजन के लिए, एक क्या होता है वीआईपीज के लिए। तो वीआईपीज वालों के लिए क्या है, जैसे देखो वीआईपीज के लिए एडवांस रूलिंग है। बोला कि आप तो लिटिगेशन पे भी मत जाओ, वीआईपीज वालों के लिए तो हमने एडवांस रूलिंग ही ले आया। लेकिन वीआईपीज वालों के लिए एडवांस रूलिंग है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डीआरपी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं ना जिनको टीपी के अंदर, वो है। डीआरपी और डीआरसी का क्या इंटरप्ले है वो भी अभी बताऊंगा। लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम है ना, उनके लिए भी हमने बोला कि भाई आपके लिए भी एक अलग रास्ता बना देते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। सुनना क्या है। बोला पहले एक हुआ करता था इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। पहले मतलब कब तक? बोला कि 1 अप्रैल 2021 के पहले, बेसिकली 1 फरवरी 2021 पे ना सेटलमेंट कमीशन बंद कर दिया गया। और 1 अप्रैल 2021 से आ गया डीआरसी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ली टैक्स सर्टेनिटी देना। किनको? देखो स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर्स को। बोला डीआरसी बनाएंगे। बोला कितना डीआरसी बनाएंगे? तो बोला देखो डीआरसी ना आपका हर पीसीआईटी सीआईटी लेवल पर बनेगा। एवरी रीजन ऑफ द पीसीसीआईटी के लिए डीआरसी बनेगा। पीसीसीआईटी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के रीजन के लिए, हर पीसीसीआईटी के लिए एक एक डीआरसी बनेगा। बोला देखो डीआरसी कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। और ये क्या रहेगा? बोला दे विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स फॉर द पर्संस हु आर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। मतलब हर किसी के लिए नहीं, जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके लिए। स्पेसिफाइड कौन है? स्मॉल एंड मीडियम वाले। फिर जो ऑप्ट करते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था जब स्टोरी बताया था कि आप चाहो तो नॉर्मल ट्रेडिशनल रूट ऑफ अपील में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना चाहो तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेस में आओ। मतलब आपके पास चॉइस है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। जिनको कोई भी डिस्प्यूट है अराइजिंग फ्रॉम एनी वेरिएशन इन दिस स्पेसिफाइड ऑर्डर, तो मतलब सुनना, स्पेसिफाइड पर्सन ही जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। हर किसी चीज के लिए डीआरसी में नहीं जाओगे, क्योंकि ये क्या है, ये अर्ली टैक्स सर्टेनिटी दे रहा है, फटाफट इनको डिसीजन देना है। तो फटाफट डिसीजन क्रिटिकल मैटर में तो नहीं ज्यादा दिया जा सकता है ना। तो बोला कि जो स्पेसिफाइड ऑर्डर है सिर्फ उन्हीं के लिए, और बशर्ते कि आपने स्पेसिफाइड कंडीशंस डाल दिए। और इन सारे टर्म्स के मीनिंग नीचे। पहले डीआरसी में कितने मेंबर्स होते हैं? तो बोला हर डीआरसी के अंदर आपके 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 कौन होंगे? रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर्स, जिन लोगों ने सीआईटी या हायर पोस्ट होल्ड किया 5 साल के लिए कम से कम। बोला कि सीआईटी और हायर फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। और ये लोग कौन होते हैं? रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर्स। 2 तो ये हो गए। और एक मेंबर पता है कौन होगा? सर्विंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ पीसीआईटी सीआईटी एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। बोर्ड मतलब सीबीडीटी। ठीक है। तो बोला गया एक तो होगा आपका पीसीआईटी सीआईटी लेवल का बंदा, और बाकी 2 होंगे रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर्स, जो लोग सीआईटी या उससे हायर लेवल पर कम से कम 5 साल रहे हैं। बोला देखो ये जो मेंबर्स हैं ना, ये लोग 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे। इनका डिसीजन कैसे होगा? 3 मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है मेजोरिटी से ही होगा। बोला सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी फीस फिक्स करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी रिमूव कर सकती है बाय रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बोला एप्लीकेशन कितना है? देखो स्मॉल एंड मीडियम है तो दिमाग में रखना, इनके लिए ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे। बोला सिर्फ 1000 रुपये की फीस। बोला कोई स्लैब वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ 1000 रुपये की फीस है। आप दे दो और आप अपना एप्लीकेशन डाल दो। बोला कि देखो हम लोगों ने क्या बोलते हैं, एक तो स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए और एक स्पेसिफाइड ऑर्डर के अगेंस्ट में डीआरपी में जा सकते हो, डीआरसी में। अब सुनना है स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या है, बहुत कॉन्सेप्चुअली समझना। बोला सबसे पहले सबसे सिंपल क्या? बोला सबसे सिंपल है जो आपका 143(1) का इंटीमेशन है, समरी असेसमेंट, उसके अगेंस्ट में जाना है। या टीडीएस टीसीएस का जो इंटीमेशन आता है उसके अगेंस्ट में अगर आपको जाना है चले जाओ, जो सिंपल है।
या फिर क्या, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट है आपका, अगर कोई भी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट या रीअसेसमेंट आता है, एक बार बस इतना ही पढ़ना, बस इसके आगे का मत पढ़ना। बोला नॉर्मल कोई भी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट आता है, स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर हो, चले जाओ डीआरसी में। लेकिन सुनना, आपको अगर जो असेसमेंट आया है वो डीआरपी के डायरेक्शन से आया, और डीआरपी क्या होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, इसके लिए कौन सा सेक्शन है दोस्त, 144C है। 144C के अंदर जो डीआरपी ने डायरेक्शंस दिए, अब सुनना यार, अगर डीआरपी में कौन बैठा होता है यार, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर लेवल के लोग ही तो होते हैं ना, वो भी 3-3। तो यार बोला गया उस लेवल के बंदों ने अगर डायरेक्शंस दिया और उसके बेसिस पे असेसमेंट हुआ, तो फिर डीआरसी में नहीं जा सकते हो, फिर ट्रेडिशनल अपील में जाओ। और उसके अगेंस्ट में अपील कैसे होगा, तो बोला गया आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वैसे बाकी नॉर्मल कोई भी असेसमेंट रीअसेसमेंट का ऑर्डर है तो। अब आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ये है फर्स्ट पॉइंट लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ थर्ड पे, क्यों, लॉजिक बताता हूँ। 144C के अंदर क्या बोला गया था कि कोई नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है जिसका हम आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल रहे हैं या टीपीओ के ऑर्डर 92CA का इफेक्ट दे रहे हैं, और वो इफेक्ट जो है उसके कारण एक वेरिएशन हो रहा है जो कि उस असेसी के लिए प्री जुडिशियल है, इनकम बढ़ रही है, टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है, रिफंड कम हो रही है, या लॉस से लाइबिलिटी पे जा रहे हो, या रिफंड को कम कर रहे हो, या लॉस को कम कर रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बोला उस केस में क्या होता है, उस असेसी को पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना पड़ता है 144C में। बोलते हैं उस असेसी का इंपॉर्टेंट है ना वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, हमारी इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाएगी इंडिया की। तो बोला गया उस असेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं फाइनल ऑर्डर मत बनो, पहले ड्राफ्ट ऑर्डर ही उसको भेजो। और अब उसके पास दो चॉइस होता है, या तो वो शांत रहे, शांत रहेगा तो क्या होगा, ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पर ही एओ जो है वो फाइनल ऑर्डर बना देगा, और आप फिर फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में नॉर्मल अपील में चले जाओ, सीआईटी अपील, आईटीएटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे करके। नहीं तो आप क्या करो, वो असेसी ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में डीआरपी में जा सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में, 144C के अंदर। अब यहां पर ही गौर देने की बात है कि ये जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है ना, अब इसके सामने दो ऑप्शंस आ गए। कौन सा, ऑप्शन 1, इनको अगर ड्राफ्ट ऑर्डर आया, इनको क्या आया, इनको ड्राफ्ट ऑर्डर आया, ठीक है, तो इनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि ये लोग 144C में डीआरपी के पास चले जाएं, या फिर इक्वल ऑप्शन है इनके पास कि ये लोग इस सेक्शन में, कौन से सेक्शन में सर जी, 245MA में, 245MA में आ जाए अपना डीआरसी के पास। ये ऑलवेज है, लेकिन इसमें अगर जाना है ना तो कुछ एडिशनल कंडीशंस है तभी जा सकते हो, इसमें नो अदर कंडीशन, बस चले जाओ। बट इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस है, वो क्या है क्या नहीं है वो, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी दिया। नोट्स भाई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ भी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं दिखा देता हूँ, मैंने एकदम एंड में एक लाइन दे दी है ताकि किसी भी स्टूडेंट को इस चीज़ का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि डीआरपी और डीआरसी का इंटरप्ले क्या है। देखो, एन एलिजिबल असेसी में ऑप्ट फॉर आइदर डीआरपी अंडर 144C और डीआरसी अंडर 245MA। उसका टेंशन मत लेना, वो सब लिखा हुआ है, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जाओ, और एकदम छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 143(1) का इंटीमेशन है, कर लो। कोई भी असेसमेंट रीअसेसमेंट का ऑर्डर है 143, 144, 147, कर लो, एक्सेप्ट डीआरपी का ऑर्डर। तीसरा हमने क्या पढ़ा, ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C, एनआरएफसी के पास चॉइस है, या तो डीआरपी में चले जाओ या डीआरसी में चले जाओ। फिर क्या, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है 154 का, और या फिर 201 या 206C का ऑर्डर है, मतलब क्या, असेसी इन डिफॉल्ट बना दिया गया फॉर फेलियर ऑफ टीडीएस टीसीएस। बोला गया इन 5 ऑर्डर के अगेंस्ट में ही आप डीआरसी में जा सकते हो, और किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में डीआरसी में नहीं जा सकते हो। लेकिन एडिशनल कंडीशंस क्या है, क्यों मैंने बोला कि ये लोग स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए है सर, उसका रीज़न ये है ना कि जो लोग डीआरसी में जा रहे हैं, जिस मैटर के लिए डीआरसी में जा रहे हो ना, उस साल के अंदर जो आपने रिटर्न में अपनी इनकम, टोटल इनकम दिखाई है ना, वो कितनी है, छोटू छोटू सी टोटल इनकम है 50 लाख, बस इतना ही है आपका टोटल इनकम। और तो और आपकी एग्रीगेट वेरिएशन जो हो रही है ना, वो भी मैक्सिमम 10 लाख की हो रही है। यानी कि बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ अपील के ऊपर प्रेशर ना पड़े सिंपल केसेस का,
इसलिए हमने बोला भाई सिंपल केसेस जो है ना उसको डीआरसी को दे दो। तो सिंपल मतलब क्या, इनकम छोटा है भाई, इतने छोटे लेवल के बंदे क्या बहुत हाई फाई टैक्स की चोरी करेंगे या हाई फाई टैक्स के कुछ करेंगे, नहीं यार, ये लोग सिंपल लोग हैं। और वेरिएशन भी कितना है, बस 10 लाख तक का है। फिर सुनना, बोला कि इसमें से भी जरा सा भी अगर आपका कॉम्प्लिकेशन का एंगल आता ना, हटा देंगे। मतलब क्या, जो केस है वो सर्च सीजर का केस है या सर्वे का केस है या फिर कोई फॉरेन इंफॉर्मेशन मंगाई गई थी, उन सब केसेस के अंदर बोले नहीं 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 नहीं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट केसेस हटाओ, इनको डीआरसी में नहीं जाने देंगे। तो आप फ्लेवर देख लो, सिंपल सिंपल सिंपल। फिर और भी कंडीशंस है। बोला कि जो पर्सन डीआरसी में जाना चाहता है ना, उसके अगेंस्ट में कोफेपोसा एक्ट के अंदर ऑर्डर ऑफ डिटेंशन नहीं आना चाहिए। मतलब क्या, स्मगलिंग वगैरह का कोई भी चार्जेस नहीं होना चाहिए। फिर क्या, उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलना चाहिए। प्रोसिक्यूशन मतलब कोई केस पेंडिंग नहीं है। कौन से एक्ट के अंदर, बोला इंडियन पीनल कोड के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर, एनडीपीएस के अंदर, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के अंदर, करप्शन के कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए, और सबसे अल्टीमेट, इवन इनकम टैक्स का भी कोई प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट में नहीं चलना चाहिए। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है, केस। असेसमेंट पेंडिंग है चलेगा, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला गया, स्पेशल कोर्ट मतलब क्या, समबडी जिसको स्पेशल कोर्ट ने नोटिफाई कर दिया, बोला वो भी नहीं जा सकता है। और एक और चीज़, आपके अगेंस्ट में अगर ब्लैक मनी एक्ट के अंदर भी केस चल रहा है ना, यानी कि आप ब्लैक मनी एक्ट के अंदर भी ऑफेंडर हो, प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो भी आप डीआरसी में नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब सुनना, कब तक डीआरसी में जा सकते हैं। तो बोला गया विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ द स्पेसिफाइड ऑर्डर। ड्राफ्ट ऑर्डर मिला उसके 1 मंथ के अंदर अंदर में चले जाओ। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट री असेसमेंट मिला, 143(1) मिला, जब भी मिला उसके 1 मंथ के अंदर अंदर में डीआरसी में चले जाओ। डीआरसी में जाओगे तो कैसे होगा, तो बोला सबसे पहले डीआरसी आपका एप्लीकेशन एग्जामाइन करेगी कि आपने स्पेसिफाइड कंडीशंस और स्पेसिफाइड ऑर्डर ये दोनों है कि नहीं है। बोला अगर डीआरसी को लगता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है तो कैसे करेगी भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नोटिस इन राइटिंग। बोला कि भैया शो कॉज देंगे, डेट एंड टाइम देंगे कि आ जाओ, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। बोला शो कॉज नोटिस का जो भी रिप्लाई आएगा वो असेसी को देना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट। रिजेक्शन जब होगा तब क्या होगा, बोला डीआरसी में रिजेक्ट द एप्लीकेशन आफ्टर कंसिडरिंग द रिस्पॉन्स। ऑन रिजेक्शन असेसी जो है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अगर असेसी का रिजेक्ट हो गया डीआरसी का एप्लीकेशन, तो असेसी क्या नॉर्मल ट्रेडिशनल अपील में जा सकता है। बोला हाँ, ट्रेडिशनल अपील का तो राइट आपके पास ऑलवेज है, लेकिन सर ट्रेडिशनल अपील का अगर टाइमलाइन ही मिस हो गया तो, बोला कोई बात नहीं, डीआरसी ने जितना भी टाइम लिया ना उसको आप अपने अपील के पीरियड से एक्सक्लूड कर दो। बोला डीआरसी ने जितना भी टाइम लिया ना उसको आप अपने अपील के पीरियड से एक्सक्लूड कर दो। ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, देखो एडवांस रूलिंग्स में भी पढ़ा था, कि एडवांस रूलिंग्स के अंदर भी अगर आपका मान लो कि वॉइड एब इनिशियो हो जाता है एडवांस रूलिंग, तब क्या होता है, तब हमने क्या बोला था, इनकम टैक्स एक्ट के जितने टाइमलाइंस है सबके अंदर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस रूलिंग टिल द डेट ऑफ वॉइड एब इनिशियो उसको हटा देते हैं। तो बोला गया कि बॉस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आप डीआरसी में गए, लेकिन डीआरसी ने आपका टाइम ले लिया, 1 महीने का के बाद तो आप डीआरसी में गए, उसका भी वक्त चला, स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, रिजेक्शन हो गया। तो बोला इतने देर में सर नॉर्मल अपील करने की टाइम पार हो गई थी। बोला टेंशन मत लो, इस पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे, तो मतलब उतना टाइम आपके पास है। फिर बोला गया कि जब कभी भी आप डिसीजन लोगे, चाहे अलाउ का या रिजेक्ट का, वो आप असेसी को उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे बताओगे। अच्छा, क्या अपना अपील आप विड्रॉ कर सकते हो, बोला हाँ, विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एडमिशन असेसी मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ विड्रॉवल ऑफ अपील। कौन सा, ये जो है ना, बोला आप अगर एक बार डीआरसी में चले गए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, तो जो आपने ऑलरेडी अपील करके रखी है ट्रेडिशनल अपील्स के अंदर या कहीं पर भी सीआईटी अपील को करके रखा है या कोई भी और अपील करके रखी है, कौन सी 246A वाली, तो बोला उनको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा और कन्वे दैट नो सच प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने एक तरफ डीआरसी में भी अपील लगा दी, दूसरी तरफ सीआईटी अपील्स को भी अपील करके रखे हो, सीआईटी अपील्स या जेसीआईटी अपील्स। बोला ये नहीं चलेगा, या तो ये ले लो नहीं तो ये ले लो। तो मतलब यू मस्ट विड्रॉ दी अदर अपील्स इफ यू वांट टू गो इन टू डीआरसी। तो बोला डीआरसी के टाइम के अंदर अंदर में अपील डाल दो, उसके बाद 30 days के अंदर अंदर में, 30 days ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एडमिशन, उसके अंदर अंदर में बाकी सारे अपील्स को विड्रॉ कर लो। डीआरसी क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, तो बोला गया डीआरसी आपसे आपके रिकॉर्ड्स मंगाएगी इनकम टैक्स अथॉरिटी से, इश्यूज़ को एग्जामाइन करेगी, फिर एओ से रिपोर्ट मंगाएगी कि
कि भाई कोई अगर अदर इशू भी है तो वो भी बता दे। फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या, चाहे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकती है। सारे के सारे रिस्पॉन्सेस आपको इलेक्ट्रॉनिकली देने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। क्या है, बोला डीआरसी क्या कर सकती है। भाई एक चीज़ एकदम याद रखना, डीआरसी मानो मेरे को असेसमेंट ऑर्डर आया, असेसमेंट ऑर्डर के अंदर मेरे से टैक्स लाइबिलिटी मांगी गई है, एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी मांगी गई है मानो 5 लाख रुपए की। क्या डीआरसी इसको एनहांस कर सकता है? बोला नहीं, कभी भी एनहांस नहीं कर सकता है। बोला डीआरसी चाहे तो भैया मॉडिफाई कर सकता है वेरिएशंस इन अ मैनर विच इज़ नॉट प्रीजुडिशियल टू द असेसी, और चाहे तो और पेनल्टी और इम्यूनिटी भी दे सकता है, पेनल्टी को वेव कर सकता है और इम्यूनिटी दे सकता है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ठीक है, मानो उसने कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं किया, लेकिन तब भी वो क्या कर सकता है, अलोन वेवर ऑफ पेनल्टी एंड इम्यूनिटी दे सकता है। और मानो उसने ना ही कोई मॉडिफिकेशन किया और डिस्पोज भी कर दिया, तो बोला इस केस में क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि भाई ये तो प्रीजुडिशियल टू असेसी आ गया। बोला नहीं, जस्ट बिकॉज मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया और आपके एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपके संग ज्यादती की है। वेरिएशन प्रीजुडिशियल टू असेसी मतलब असेसी के खिलाफ कुछ। बोला नहीं, इसको नहीं माना जाएगा। तो बोलो तीन चीज क्या कर सकता है। बोला या तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो असेसमेंट ऑर्डर जो भी था उसमें, लेकिन ऐसा मॉडिफिकेशन मत करना विच इज प्री जुडिशियल टू असेसी। दूसरा क्या, आपने मॉडिफिकेशन नहीं किया, सिर्फ पेनल्टी को वेव कर दिया, इम्यूनिटी दे दिया प्रोसिक्यूशन से, चलेगा। तीसरा चीज़ क्या, ना तो आपने कोई मॉडिफिकेशन किया और आपने एप्लीकेशन भी डिस्पोज कर दी, तो उस केस में नहीं माना जाएगा कि आपने कुछ भी प्री जुडिशियल किया है असेसी के संग। कब तक में करना पड़ेगा, तो बोला विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज एडमिटेड। एप्लीकेशन जब भी एडमिट होगी उसके एंड ऑफ मंथ से 6 महीने के अंदर अंदर में आपको करना पड़ेगा। कॉपी असेसी और एओ दोनों को देना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में देखो, जहाँ पे आपका ड्राफ्ट ऑर्डर है ना 144C वाला, जिसके अगेंस्ट हम डीआरसी में गए थे, वहाँ पर आप डीआरपी को अपील नहीं कर सकते हो, ना ही सीआईटी अपील को अपील कर सकते हो अगेंस्ट द मॉडिफाइड ऑर्डर। ठीक है, ऑब्वियसली ना डीआरपी या डीआरसी कोई एक चुनो ना, दोनों तो नहीं चुन सकते हो। फिर क्या बोला कि देखो मॉडिफाइड ऑर्डर कैसे होगा, बोला जब एओ को कॉपी मिलेगी मॉडिफाइड ऑर्डर की विद अ नोटिस ऑफ डिमांड, तो उसके अगेंस्ट में नो अपील और रिवीजन लाइज अगेंस्ट द मॉडिफाइड ऑर्डर। ठीक है, जो भी मॉडिफाइड ऑर्डर मिलेगी एओ को, उसके अगेंस्ट में एओ अपील रिवीजन में नहीं जा सकता है। अब क्या है, असेसी मस्ट फर्निश प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांड टू द डीआरसी एंड टू द एओ। इम्यूनिटी ग्रांट हो सकती है, बोला हाँ, डीआरसी चाहे तो आपको इम्यूनिटी दे सकती है प्रोसिक्यूशन से या पेनल्टी दे सकती है, लेकिन दो कंडीशंस है दोस्त। और कौन से दो कंडीशन है, पहला बात क्या, आपने टैक्स तो पूरा का पूरा भर दिया है जितना भी रिटर्न इनकम है, और दूसरा क्या, आपने डीआरसी के संग फुल कोऑपरेशन किया। मतलब क्या, डीआरसी आपको इम्यूनिटी किससे दे रही है, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी से वेवर दे रही है और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे रही है, टैक्स से कोई इम्यूनिटी नहीं दे सकती है डीआरसी। प्लीज समझ लेना, डीआरसी सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी वेव कर सकती है और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे सकती है, और उसके लिए भी दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि आपने रिटर्न इनकम में जितनी टैक्स थी उतनी पूरी की पूरी जमा की है, और दूसरी बात आपने फुल कोऑपरेशन किया है डीआरसी के संग, तभी। अब क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स का टर्मिनेशन कब होता है, बोलता है डीआरसी को जब कभी भी लगेगा आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो पूरे के पूरे प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देंगे। मतलब क्या, अभी चल रहा है डीआरसी का एप्लीकेशन एडमिट हो गया, सब हो गया, वो बीच में टर्मिनेट कर देंगे, बोलेंगे जान नहीं देता हूँ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कब, असेसी कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, असेसी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है जब हमने उसको नोटिस भेजा, या फिर कमिटी सेटिस्फाइड है कि असेसी ने छुपाया है बातें, या फिर फॉल्स एविडेंस दिया, फ्रॉड काम किया, या फिर असेसी डिमांड पे करने से फेल कर जाता है एज रिक्वायर्ड इन द नोटिस ऑफ डिमांड। जब टर्मिनेट होगा तो डीआरसी क्या करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को इंटीमेट कर देगा कि भैया अब आप लोग समझ लो आगे, हम लोग को तो कुछ नहीं है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्यूनिटी। बोला आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते हो अगर प्रोसिक्यूशन पेंडिंग्स वे फॉर एन ऑफेंस विच वॉज इनिशिएटेड बिफोर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड विड्रॉल ऑफ इम्यूनिटी। क्या बोलता है, इम्यूनिटी स्टैंड्स विड्रॉन इफ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच द इम्यूनिटी वाज गिवन। ऑब्वियस सी बात है, ऑन विड्रॉल क्या है, अप्लाई एज इफ कभी भी ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, मतलब सारे के सारे प्रोविजंस ऐसे अप्लाई करेंगे एज इफ कभी इम्यूनिटी दी ही नहीं गई थी। तो दोनों केस के अंदर, एक पहला केस क्या है, पहला केस है कि हम इम्यूनिटी देंगे ही नहीं अगर जो हमने प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी ना वो इनिशिएट हो गई थी बिफोर एप्लीकेशन टू डीआरसी। भाई डीआरसी पे जाने के पहले जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई है, वो तो फिर तो लोगों को क्या मिलेगा, एक विंडो मिल जाएगा कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हुई डीआरसी के पास चले हो, तो बोला वो नहीं करेंगे। डीआरसी के पास गए,
इस ऑर्डर के कारण प्रोसिक्यूशन आ सकता है, डीआरसी उससे बचा सकते हैं, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन पहले से आया हुआ था उससे डीआरसी नहीं बचा सकती है। और दूसरी बात क्या, जहां पर आपको इम्यूनिटी दी गई थी कुछ शर्तों के ऊपर, कुछ कंडीशंस के ऊपर, अगर आपने आगे चल करके उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया या वायलेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको इम्यूनिटी वापस ले ली जाएगी और ऐसा माना जाएगा एज इफ कभी आपको इम्यूनिटी दी ही नहीं गई थी। अब जो डीआरसी ने ऑर्डर दिया उसके बेसिस पे क्या होगा, एओ को भी तो ऑर्डर पास करना पड़ेगा ना। तो बोला देखो, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर बीइंग ड्राफ्ट ऑर्डर, एओ को ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास करना पड़ेगा। और बोलता है इन अदर केसेस एओ को क्या करना पड़ेगा, अपना ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ेगा। और टाइम कितना है, बोला विद इन 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच द डीआरसी ऑर्डर इज रिसीव्ड। तो डीआरसी के पास कितना टाइम है, 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज एडमिटेड। और जब भी डीआरसी अपनी ऑर्डर देगी तो वो ऑर्डर की जो कॉपी एओ को रिसीव होगी उसके विद इन 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ में एओ को क्या करना पड़ेगा, अपने ऑर्डर को, या तो ड्राफ्ट ऑर्डर था तो उसके बेसिस पे फाइनल ऑर्डर बनाओ, और अगर फाइनल ऑर्डर ही था तो उसको मॉडिफाई करो, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन। क्लियर है। हम लोग का देखो डीआरसी जो है खत्म हो जाता है। स्मॉल सिंपल टॉपिक, एंड आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा।